हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सेक्शन पे। आज हम क्लास 12th बीएसटी बिजनेस स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में आने का 100% चांस है। देखिए 10 क्वेश्चन बताएंगे तो 10 के 10 अभी याद करा लेंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए लो और अभी के अभी तुरंत याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिएगा लो, याद हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन क्रेता को भ्रमित करता है कैसे। देखिए क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञापन क्रेता को भ्रमित करता है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि विज्ञापन जो है क्रेता को भ्रमित करता है। अब कैसे करता है सिर्फ इतना बताना है। ये तो पहले ये एक सस्पिशन खत्म हो गया कि भ्रमित नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि विज्ञापन क्रेता को भ्रमित करता है कैसे। तो जो विज्ञापन है ना, वो क्रेता को बहुत तरह से भ्रमित करता है। जो क्रेता खरीदना भी, उपभोक्ता जो खरीदना भी नहीं चाहेगा ना, उस वस्तु को भी खरीदवा देता है विज्ञापन। विज्ञापन जो है क्रेता को भ्रमित करता है और ये खराब से खराब वस्तु को भी अच्छा बनाकर दिखाता है। यानी घटिया से घटिया वस्तु को भी ये अच्छा बनाकर दिखाता है। विज्ञापन ऐसा आएगा ना कि आदमी नहीं भी लेना चाहेगा तो उसको खरीद लेगा। जैसे एक से एक काल विज्ञापन है। आप लोग ऐसे यूट्यूब चलाइए, ऐड आता है या फिर टीवी में ऐड आता है, ऐसे बहुत तरह के विज्ञापन आता है जो रियल में वैसा रहता नहीं है, लेकिन वैसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जैसे विमल का विज्ञापन आता है, टूथपेस्ट का विज्ञापन आता है। सबसे आसान है ब्यूटी पार्लर का ले लीजिए लो। ब्यूटी पार्लर जो है ना, लड़का सबको एकदम नहीं बोलते हैं, सबसे ज्यादा वही गायब किया है। ब्यूटी पार्लर में जाती है कोई और, वही निकल कर आती है कोई और। ब्यूटी पार्लर वाला ऐसे कर देता है लोग कि बाहर आने पर उसको पहचान में नहीं आता है। उसी तरह विज्ञापन भी है, अंदर क्वालिटी कुछ और होता है लेकिन दिखाता है लोग कुछ और। एड में देख लिया, टूथपेस्ट में, टीवी में दिखाता है विज्ञापन, एक बूढ़ी औरत है जो वो ब्रश करती है, उसके बाद गाना खाने लगती है। भाई उसमें कितना पावर है कि गाना खाने लगेगी। फॉग का प्रचार आता है, फॉग लगाने से जो सेंट है फॉग, लड़की पीछे दौड़ने लगती है। तो वो लड़का सब बर्बादी नहीं होता सब, अच्छा से वही मारता सब, लड़की पीछे दौड़ने लगती लोग। तो एक से एक विज्ञापन है। विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने से अच्छे से क्वालिटी वस्तु देखकर उसके बाद ही खरीदना है। नहीं तो विज्ञापन एकदम उपभोक्ता लोग को भरमा देता है, बौरा देता है, एकदम खरीद के ही जाएंगे लोग। किसी दुकान पे आप चले जाइए, दुकानदार इतना भरमा देगा, घटिया से घटिया वस्तु भी आपको थमा देगा। जो नहीं सेलिंग होता होगा उसी को बोलेगा सबसे अच्छा वस्तु यही है। तो विज्ञापन क्रेता को भ्रमित करता है, घटिया से घटिया वस्तु को भी अच्छा बनाकर दिखाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंध के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। सबसे पहले कि प्रबंध में जो है 3 स्तर होते हैं, वो स्तर आप लोग को ही पता होगा। इसको ट्रेंगल पर समझेंगे लोग, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। ये उच्च स्तरीय हो गया, ये मध्य हो गया और ये निम्न हो गया। उच्च, मध्य और निम्न। तो उच्च स्तरीय प्रबंध जो होते हैं ना, वो सिर्फ निर्णय लेते हैं कि संस्था में क्या होगा, उद्देश्य बनाते हैं। जो मटेरियल रहता है, मटेरियल को वो कच्चे मटेरियल को उपलब्ध कराते हैं। उच्च स्तरीय वाले देखिए, ये ट्रेंगल बनाए तो उच्च स्तरीय पद वाले इतना ही, माने छोटा कम व्यक्ति होते हैं, ऑनर जो होते हैं वो कम होते हैं। उससे थोड़ा मध्य स्तरीय वाले की संख्या ज्यादा होती है और इससे भी ज्यादा होती है निम्न स्तरीय की संख्या।
तो उच्च स्तरीय वाले के क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध के किन्हीं दो कार्यों को बताना है। तो उच्च स्तरीय प्रबंध जो है उद्देश्यों को निर्माण करते हैं, उद्देश्यों को बनाते हैं कि आज हम लोग कौन सा काम करना है, उसको काम करने के तरीकों को बनाते हैं। नीतियों का निर्धारण करते हैं कि काम को कैसे करना है, कौन से काम कैसे होगा, कितने समय में होगा, कितने समय में किस काम को करके पूरा करके दिखा देना है। तो नीति का भी निर्धारण करते हैं, उद्देश्य का भी निर्धारण करते हैं। दो पूछा है, आप लोग एक और लिख सकते हैं कि कच्चे में यानी संसाधन का भी उपलब्ध कौन करते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधी उपलब्ध कराते हैं। पूंजी का भी उपलब्ध उच्च स्तरीय प्रबंधी कराते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं ना, काम करते नहीं है, करवाते हैं। ये तीनों स्तर के व्यक्ति काम करते नहीं है, लोग सिर्फ करवाते हैं। निम्न स्तरीय वाले में थोड़ा सा है, जो इसके नीचे के आदमी को काम करने नहीं आता है तो ये लोग करके दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं लोग। इस तीनों में ऑनर ही आते हैं लोग, जो वर्कर आते हैं इन तीनों में कि कहीं पे उसका स्थान नहीं है। मजदूर लोग को इसमें कहीं पर स्थान नहीं है, तीनों में मालिक ही आते हैं लोग, सिर्फ काम कराने वाले। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के किन्हीं दो कार्यों को बताना है, तो सबसे पहले कार्य लिखिएगा, उच्च स्तरीय प्रबंध उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध नीतियों का निर्माण करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध साधनों का व्यवस्था करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध पूंजी का व्यवस्था करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध कार्य को करने के तरीकों को बताते हैं। 3 नंबर है वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध को जो अपनाया जाता है ना, तो किसी भी काम को करने में एक सरलता मिलती है, कोई भी काम में बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है काम को करने के सरलता, एक तरीका, आसान तरीका बताता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छा सा तरीका बताता है, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध बोला जाता है। इसका जो जन्मदाता है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी एफ.डब्ल्यू. जो टेलर है वही वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताए थे। तो सिंपल सर आंसर हुआ इसका, वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी काम को करने के एक अच्छा तरीका को बताता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोले थे कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी काम को करने की एक कला है, या फिर वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से आप क्या करवाना चाहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति तथा विशेषताओं को लिखें। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति तथा विशेषताओं को लिखें। देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों के और विशेषताओं को बताना है, तो सबसे जो प्रक्रिया होगी प्रबंध एक, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे तो ऐसे ले, प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रकृति निम्नलिखित हैं, और बढ़ाना होगा तो प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रकृति जो प्रमुख एवं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत को दिखाएंगे। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया होती है, यानी जो ये प्रबंध है इसके जो सिद्धांत होते हैं ना, उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। अगर उद्देश्य ना हो तो हम लोग को फिर प्रबंध की जरूरत भी नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि जब तक उद्देश्य नहीं, जब तक लक्ष्य ना हो, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है। प्रबंध क्या है, सही एक रास्ता बताता है कि इस रास्ते से आप जाइएगा, जल्द सफल हो जाइएगा, जल्द लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। तो जब तक लक्ष्य ना हो, जब तक उद्देश्य ना हो, तब तक प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो प्रबंध जो है उद्देश्यों को बताता है, उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, प्रबंध सर्वभौमिक है या सर्वव्यापक है। प्रबंध जो होता है वो सर्वव्यापक होता है। देखिए, सर्वव्यापक के मतलब क्या होता है, सर्व मीन्स होता है सभी और व्यापक मीन्स होता है व्यवसाय, यानी कोई भी व्यवसाय आप ले लीजिए, लोग लाभकारी या फिर अलाभकारी, व्यवसायिक या फिर गैर व्यवसायिक, कोई भी आप एक व्यवसाय ले लीजिए लोग,
प्रबंध की उसमें जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। तो प्रबंध जो है एक सर्वव्यापी कार्य है या फिर सार्वभौमिक कार्य है। इन प्रबंध की जरूरत हर एक क्षेत्र में पड़ती है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे प्रबंध की आवश्यकता ना पड़े। 3 नंबर लिखेंगे, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि प्रबंध का कोई भी ऐसा काम नहीं है ना जो सिर्फ प्रबंधक कर सके। अकेला कोई व्यक्ति चाहे कि हम किसी काम को प्रबंध के थ्रू किसी काम को कर लें, कभी सफल होगा ही नहीं। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए प्रबंध को सामूहिक क्रिया के रूप दिया गया है, नाम दिया गया है। 4 नंबर लिखेंगे, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध जो है एक अदृश्य, जैसे मैं अभी हम शुरू से आप लोगों को प्रबंध के बारे में बता रहे हैं, प्रबंध आप लोगों को दिखाई दिया कैसा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो अदृश्य शक्ति उसको बोलते हैं जो दिखाई ना दे, जिसको अनुभव किया जाए, उसके अनुसार काम किया जाए। जैसे अकाउंटेंसी में गुडविल दिखाई नहीं देता है लेकिन गुडविल का वैल्यू होता है, उसी तरह प्रबंध में प्रबंध जो है अदृश्य शक्ति होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये किसी भी लक्ष्य तक बेहतर तरीकों से पहुंचाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मीन्स लगातार। देखिए इस क्वेश्चन को, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, दोनों के आंसर एक ही होगा। इसको बताना है कि कैसे। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आएगा, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आंसर यही होगा। नियोजन जो है ना संस्था के साथ, देखिए इसको निरंतर चलने की प्रक्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि नियोजन जो है संस्था जब शुरू होती है तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब संस्था की खत्म होती है तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, संस्था के बीच में भी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे प्रबंधक क्या करते हैं, कोई एक उद्देश्य बना लिए कि आज हम इस वस्तु का उत्पादन करेंगे, वो वस्तु का उत्पादन कर लिए, फिर अगले दिन दूसरा उद्देश्य बनाएंगे, फिर उस वस्तु का, यानी हम जब जब उद्देश्य बनाएंगे तब तब नियोजन की जरूरत पड़ेगी। तो नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि संस्था के शुरुआती से लेकर अंत तक संस्था जो है नियोजन पे निर्भर करती है। प्रबंध का काफी हद तक जो कार्य है ना नियोजन ही पूरा करता है, क्योंकि नियोजन सबसे पहले किसको बोलते हैं? किसी भी काम को करने से पहले सोचना नियोजन कहलाता है। नियोजन जो है वो भूतकाल से संबंधित होता है, भविष्य से। नियोजन जो है भविष्य से संबंधित होता है, यानी नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा कार्य है जब तक संस्था चलेगी तब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए नियोजन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। ये तो काफी लोगों को याद होगा पहले से ही। प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध बोलते किसको है? किसी भी काम को करने की कला को प्रबंध बोलते हैं, इतना भी हो सकता है। किसी भी काम को करने एवं कराने की कला को प्रबंध बोलते हैं, यानी किसी काम को करने एवं कराने की कला को प्रबंध बोला जाता है। प्रबंध के अंतर्गत ये नहीं है कि जो ऑनर है वो सिर्फ काम ही कराते हैं, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है जो श्रमिकों से नहीं हो पाता है, तो फिर ऑनर को करना भी पड़ता है, तो इसीलिए उसको बोला गया है प्रबंध कार्य करने एवं कराने की कला है। सबसे पहला बात कि प्रबंध के बारे में आप लोग काफी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसटी में प्रबंध के बारे में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण के उद्देश्य को बताइए, यानी नियंत्रण के उद्देश्य को बताना है। नियंत्रण के उद्देश्य होते क्या है? तो नियंत्रण के जो उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले देखिए लो, नियंत्रण और उद्देश्य। नियंत्रण जो होता है कार्यों पर निगरानी करने का काम करता है। अब निगरानी के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम देख रेख कर रहे हैं, यानी देख रेख कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को नहीं आ रहा तो समझाना भी पड़ता है, उसको भी नियंत्रण ही बोला जाता है। एक इसी में आप लोग बता नियंत्रण के उद्देश्य को बताइए। जो जो नियंत्रण है ना वो उद्देश्य को देख रेख करता है, एक यही हो जाएगा। नियंत्रण संस्था, नियंत्रण जो है उद्देश्य को जानकारी करता है,
यानी हम लोग को क्या करना है, ये भी जानकारी नियंत्रण ही करता है। तो नियंत्रण उद्देश्यों को जानकारी करता है। 2 नंबर हो जाएगा, नियंत्रण साधनों की जानकारी करता है। नियंत्रण जो है साधनों की जानकारी करता है। एक बार और देखते हैं, नियंत्रण के उद्देश्यों को बताइए। सबसे पहले नियंत्रण किसको बोलते हैं? किसी कोई कार्य हो रहा है उस पर निगरानी रखना, उसको नियंत्रण बोला जाता है। काम को देखना कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उद्देश्य के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, श्रमिक लोग दूसरे तरीके से काम नहीं न कर रहे हैं, जो काम का स्पीड है वो जो समय दिया जा रहा है उस समय तक कार्य पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो नियंत्रण के अंतर्गत ये सब आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? अभी मैं बोला कि प्रबंध के काफी हद तक जो कार्य है वो नियोजन के ऊपर निर्भर करता है। तब ये क्वेश्चन है कि क्या नियोजन के थ्रू ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है? तो जो नियोजन है ना, ये सिर्फ बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कराना है, ये सब बताता है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न यानी मेहनत करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए कि आज हम ये करेंगे, जैसे आप लोग सोच लिए कि आज हम पढ़ेंगे लेकिन शाम तक पढ़े ही नहीं। यानी सोचने में कोई मुश्किल नहीं, आदमी कितना भी कुछ भी सोच सकता है, सोचने के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो सिर्फ नियोजन से ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मेहनत भी करना पड़ता है। तो सिर्फ हम नियोजन से ये नहीं बोल सकते हैं कि नियोजन के द्वारा ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है। नियोजन को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के निर्देशन कार्य के तत्वों को बताएं। प्रबंध के जो निर्देशन कार्य के तत्वों को बताना है। देखिए, प्रबंध के निर्देशन यानी जो प्रबंध के निर्देशन, निर्देशन जो है प्रबंध का कार्य है, लेकिन हम लोग को बताना क्या है, निर्देशन के तत्वों को। यह नहीं कि प्रबंध के तत्वों को बता दिया, निर्देशन के तत्वों को। यानी देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। प्रबंध के निर्देशन यानी जो निर्देशन है वो प्रबंध का है, हम लोग को तत्व किसको बताना है, निर्देशन का। सबसे पहला तत्व जो होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा निर्देशन का ही तत्व है। यानी इसमें कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। कोई नहीं होता है कार्य करते करते आदमी थक जाए, या फिर हम लोग को ज्यादा उत्पादन करना है लेकिन श्रमिक लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और समय कम है, उत्पादन ज्यादा करना है, तो उस समय अभिप्रेरणा दिया जाएगा। श्रमिक लोगों को पूरा अभिप्रेरित किया जाएगा कि कार्य को ऐसे करो, ये बोनस मिलेगा, इतना उत्पादन हो जाएगा तो इतना आप लोग को ये गिफ्ट मिलेगा, ये सब। इसमें कर्मचारियों को पूरा अभिप्रेरित, यानी कार्य नहीं करने का भी मन रहेगा फिर भी करवा देना। किसी आदमी को कुछ करने का मन नहीं है, चढ़ा, जिसको नहीं बोलते कि चढ़ा चढ़ा कर एकदम ये किसी को चढ़ा कर गाढ़ा में डाल देना, तो यहाँ पे कर्मचारी को चढ़ाकर ऊपर उत्तेजित करके सफलता प्राप्त किया जाता है। प्रबंध के निर्देशन के तत्व है, एक हो गया। नेक्स्ट दूसरा होगा आप लोग का नेतृत्व। देखिए, नेतृत्व जो होता है वो नेता लोग से लिया गया है। नेतृत्व का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति से आपको पूरा तकलीफ है, उससे आप बात करना नहीं चाहते हैं, जैसे नेता लोग में क्या है कि हम इसको वोट देंगे उसको नहीं देंगे, लेकिन नेता लोग में ये गुण होता है, नेतृत्व उन लोगों में एकदम भरपूर होता है। जिसके आप खिलाफ है कि उसका हम मदद नहीं करेंगे, वो अगर 5 मिनट भी आपसे बात कर लेगा ना, तो उन लोगों में इतना नेतृत्व होता है कि आप वो करने के लिए उत्तेजित हो जाइएगा। तो नेतृत्व में भी काफी हद तक कर्मचारी को कार्य करने के बारे में, और उन लोगों को इतना ज्यादा प्रेशर या उत्तेजित कर दिया जाता है कि वो लोग कार्य करने के लिए एकदम मनोबल से तैयारी हो जाते हैं। अभिप्रेरणा, नेतृत्व, और उसके बाद होगा पर्यवेक्षण। 3 नंबर इसका होगा पर्यवेक्षण। और पर्यवेक्षण में देखिए क्या होता है, इसमें होता है सुपरवाइजर जो होते हैं ना, कार्य करने के तरीकों को बताते हैं। एक परीक्षा होता है और एक पर्यवेक्षण होता है।
तो परीक्षा में जांचा जाता है कि आदमी को कितनी जानकारी है, लेकिन पर्यवेक्षण में बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये कार्य ऐसे करना है। जैसे ये टॉपिक हम बता रहे हैं, नेतृत्व का तत्व बता रहे अभिप्रेरणा, तो ये नहीं कि सिर्फ अभिप्रेरणा लिख कर आना है, अभिप्रेरणा को थोड़ा सा डील करके उसके बाद डिफिनेशन उसको समझा कर उसके बाद ही नंबर अच्छे से मिलेगा। ये नहीं कि इसके 4 तत्व लिख देंगे नेतृत्व का, एक निर्देशन का, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, ऐसे करके 4 लिख दिए हो गया, नहीं, हर किसी को समझाना भी पड़ेगा, अभिप्रेरणा को भी, नेतृत्व को भी, पर्यवेक्षण के भी और संदेशवाहन। तो पर्यवेक्षण में होता क्या है, कर्मचारियों को काम करने के तरीकों को बताया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है, जिस काम के बारे में जानकारी, जिसको इसमें एक सुपरवाइजर होते हैं जो 4-5 व्यक्ति को ले जाकर दूसरे स्थान पे काम कराते हैं, तो उसमें वो काम करते नहीं है सुपरवाइजर, काफी कुछ काम करते हैं, जैसे कर्मचारी को काम नहीं आएगा तो बताएंगे, सिखाएंगे उस समय। यानी पर्यवेक्षण में कर्मचारी को काम करने के तरीकों को बताया जाता है कि कैसे किस काम को करना है। उसके बाद एक और इसका आ जाएगा संदेशवाहन। देखिए संदेशवाहन में, संदेशवाहन तो समझते हैं लोग, उच्च स्तरीय कोई संदेश बनाएंगे, नियोजन बनाए, नेतृत्व बनाए, कुछ भी बनाए, वो मध्य स्तरीय को बताएंगे, मध्य स्तरीय आकर निम्न स्तरीय को बताएगा। तो ये संदेशवाहन होता है कि संस्था में क्या होने वाला है, कब तक संस्था चलेगी, कैसे, कल का क्या न्यूज है, तो ये सब इसमें आता है। नियोजन में ही आता है, नहीं, निर्देशन में ही आता है कि कल का ये न्यूज है, बताना, संदेश देना कि कल क्या होगा। ऐसे सिंपल में बोलेंगे कि निर्देशन क्या है, तो सिंपल में ऐसा हो सकता है व्यक्तियों को कार्य करने के लिए आदेश देना, निर्देशन, या फिर व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेश और प्लस उस पर निगरानी रखना, निर्देशन। यानी किसी व्यक्ति को हम काम करने के लिए आदेश दे दिए कि तुमको ये करना है, लेकिन उस पर निगरानी नहीं रख रहे हो, किसी को नहीं होगा, काम दे दिया और उसके बाद छोड़ दिए, करो जैसे आ रहा है वैसे करो, और उसको निर्देशन नहीं बोलेंगे, उसको लापरवाही बोल दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, समझाइए। देखिए ऐसे तो हर एक कार्य जो है मस्तिष्क से ही शुरू होता है, लेकिन नियोजन को एक मानसिक प्रक्रिया बोला गया है क्योंकि नियोजन जो है ना भविष्य से संबंधित है, ये ज्यादा भविष्य के बारे में ही अनुमान लगाता है। नियोजन जो है भविष्य से संबंधित है और भविष्य के बारे में ही अनुमान लगाता है, इसीलिए इसको मानसिक प्रक्रिया बोला जाता है। मस्तिष्क में बिल्कुल हलचल उत्पन्न करना नियोजन का ही काम है। यानी आप लोग कोई काम करना है, सोचिए कि कैसे करना है, कल क्या करेंगे, कुछ भी सोचिए, सब नियोजन ही है। तो मस्तिष्क में एक हलचल जो उत्पन्न करता है, यानी नियोजन का एक मानसिक क्रिया क्यों बोला गया है, क्योंकि नियोजन जो है मस्तिष्क से सोचा जाता है, इसलिए इसको मानसिक क्रिया बोला जाता है। और ये एकदम भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। और देखिए नियोजन ही है जो इस बात का भी निर्णय करता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या फिर किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, संस्था को कैसे चलाना है, ये सब जो भी निर्भर करता है सब नियोजन ही करता है। तो जो नियोजन को मानसिक प्रक्रिया क्यों बोला जाता है कि ये भविष्य से संबंधित है, ये ज्यादातर भविष्य के बारे में ही अनुमान लगाता है, इसलिए इसको मानसिक प्रक्रिया बोला जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन अभी दिया जाएगा। एग्जाम आप लोग का फरवरी में है, लेकिन आदमी अभी बहुत मेहनत करेगा आप लोग को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। हम तो काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट आए। ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, सब्सक्राइब जरूर करें।